हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए, आज जो हमारे पास में वेक्टर्स का जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे देखते हैं। तो देखिए, आपको ध्यान रखना। देखो, मैंने क्या बताया था, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कब होगी, जब क्या देगी, वो मैग्नीट्यूड देगी, साथ में डायरेक्शन देगी। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ क्या देता है, अगर वो क्या कर रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगा। ठीक है, यानी जिसका एडिशन हम सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से एडिशन नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी क्या होगी, आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी होगी। किसी भी क्वांटिटी को जब हम क्या करते हैं, वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो मैंने बताया था बेटा, इसके ऊपर हम ये सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये जो है, मान लो एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को कैसे वेक्टर के ऊपर एरो लगा दिया, तो ये एरो जो है ये क्या दे रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरो पे ये एरो के अंदर ये जो होता है, आपके पास एरो जो लग रहा है, ये क्या देता है, उसका हेड है ये, और ये क्या है, उसका टेल। ठीक है, तो टेल और हेड यानी इस किसी क्वांटिटी के ऊपर बता देते हैं, यानी क्या देगा वो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है हमने, ये तो क्या दे रहा है, उसकी डायरेक्शन दे रहा है। अगर हमने इसको क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है, तो उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम कैसे एरो लगा के मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। और किसी भी वेक्टर का यानी मॉडुलस जब लेते हैं, तो उस मॉडुलस को खोलते हैं, तो बेटा ये मॉडुलस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ax स्क्वायर प्लस में ay स्क्वायर प्लस में az स्क्वायर। कैसे लिया ये देखिए, आपके पास में ए वेक्टर जो होता है, इस वेक्टर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो, हमारे पास में कोई भी वेक्टर है वो 3D के अंदर होता है, तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस में भी होगा, आई कैप लगा दिया, वाई एक्सिस में भी होगा तो क्या लगा देंगे, जे कैप, और जेड एक्सिस में भी होगा तो के कैप लगा दिया। उसका जो है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और कल मैंने एक बात और बताई थी, यूनिट वेक्टर अगर आपके पास में आई कैप पूछता है, तो हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ठीक है, जे कैप लिखना हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए वाई अपॉन में ए वाई, और के कैप लिखना हो तो ए जेड अपॉन ए जेड। ये डायरेक्शन है बेटा। तो ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स हमें क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। मॉडुलस हमें क्या देता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है ये। ठीक है, हमें देखना क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना है। तो बेटा याद रखना है, एंगल जो भी हम पढ़ते हैं वेक्टर्स के अंदर, तो एंगल जो बनता है वो किसके बीच में बनता है, या तो टेल टेल के बीच में बनेगा, या फिर हेड हेड के बीच में। तो एंगल किसके बीच में होगा, टेल टेल या फिर हेड हेड के बीच में। ठीक है, आपके पास टेल और हेड के बीच में एंगल होगा, यानी वो क्या है, रोंग है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सही है। ठीक है, देखिए हमारे पास में दो क्वांटिटीज है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर आपके पास में इधर है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनका क्या है, ये टेल टेल कौन साइड, तो इनके बीच में एंगल क्या दिखा रहा है, 90 डिग्री। तो हम क्या लेंगे, ये क्या है, इस तरह से हम एंगल लेते हैं। जैसे आपके पास में दो क्वांटिटीज दे रखी हैं कि आपके पास में ए वेक्टर इधर जा रहे हैं और बी वेक्टर आपके पास में ये है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो क्या है, ये रोंग है। हम कैसे निकालेंगे इनके बीच का एंगल, आप देखें यहाँ से कि आपके पास में यही सेम मैं निकाल रही हूँ, ये आपके पास में ए वेक्टर है, ये हमारे पास में बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये ऐसे दे रखा है बेटा ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, अभी क्या हो गया, इस वेक्टर का ये बी वेक्टर ऊपर की तरफ ले लिया, तो ये बी का ये टेल है, ये भी टेल है, और टेल ये स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन पे एंगल ये कितना 180 होता है, 180 में से 120 घटा देंगे, यानी कितना आया आपके पास है 60। तो ए और बी के बीच में एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो यानी ये क्या है, हमारे पास में राइट मेथड है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास में मान लो दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये आपके पास में, और इधर क्या है, बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या दे रखा है, 30 डिग्री, यानी ये क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि ये हेड हेड के बीच में है, या तो जो एंगल होगा वो हेड हेड के बीच में होगा, या फिर किसके बीच में होगा, टेल टेल के बीच में हम क्या लेंगे, एंगल लेंगे। ठीक है, हम कभी भी जो है किसके बीच में एंगल नहीं लेते, यानी कि हेड और टेल के बीच में नहीं लेते, टेल टेल या फिर हेड हेड के बीच में ही एंगल लेंगे। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल बताइए, एंगल फाइंड आउट करिए। देखिए कैसे निकालेंगे, आपके पास ये रखा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, जहाँ पे आपके पास में ये ऐसे जा रहा है, ये बी वेक्टर,
ये सी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये हमारे पास में डी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से एंगल जो दे रखा है ये दिखा रखा है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और आपके पास में ये यहाँ से जो है कुछ नहीं दिया हुआ हमारे पास में, ये इनके बीच का एंगल जो है वो कितना दिखा रखा है, ये 90 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे आपके पास में एंगल जो आएगा वो क्या होगा, किसके बीच का एंगल आएगा, यानी हमें क्या देखना है, ए और सी के बीच में। तो यहाँ से देखिए ये क्या बना रहा है इधर, ये यहाँ से टेल टेल, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। ये क्या है आपके पास में, हेड है इधर, ये क्या है टेल। तो हेड और टेल ए और बी के बीच में एंगल नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में एंगल आप 90 डिग्री बता रहे हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका एंगल निकालने के लिए हम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये क्या गया, एरो ऊपर आगे की तरफ चला गया। अब आपके पास में देखो स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ 60 या 90, तो ये आपके पास में कितना बच गया, 90, यानी कि आपके पास 150। तो 180 में से 150 घटा देंगे, कितना आएगा, 130। तो यहाँ इनके बीच में एंगल क्या आएगा, 30। और इधर क्या बन रहा है, 90 डिग्री, इसके साथ में एंगल बना रहा है, इसके साथ में एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे आके फिर से आप पजल हो जाओगे भाई कौन सा एंगल बताएं, तो आप क्या बताओगे, इन दोनों में से भी जो स्मॉलर एंगल होगा, यानी स्मॉलर एंगल जो बनेगा उस स्मॉलर एंगल को आप क्या देखेंगे, प्रेफर्ड करेंगे। ठीक है, लार्ज वाले ये लार्ज है, ये स्मॉलर है, तो आप स्मॉलर एंगल बताएंगे। हमारे पास में ए और जो आपके पास सी वेक्टर यानी किसी के बीच में पूछता है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने बताया ए और बी के बीच में, यहाँ से इनके बीच में नहीं बनेगा ये, क्योंकि आपके पास में क्या बना रहा है, ये ए वेक्टर इधर है, ये इसका हेड है, इसका टेल इधर जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो इसको इधर डालेंगे या फिर इसको। तो इन दोनों के बीच में फिर 120, बी और ए और बी के बीच में 120। अब देखिए आपके पास में बी और सी के बीच में 90, सी और ए के बीच में 30 डिग्री और ए और डी के बीच में आप 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल्स निकालोगे यहाँ से। देखिए बेटा, अभी जो आता है हमारे पास में एडिशन और कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। एडिशन या कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास में क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक वेक्टर्स इस तरह से लाई कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, हमें क्या देखना है, इनका रिजल्टेंट देखना है। तो इनका रिजल्टेंट जो है अगर हम एक सिंगल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो सिंगल लाइन जो है वो क्या दे रहा है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देगा। किसके इक्वल आएगा, ए और बी का, यानी ये दोनों का कंबाइन करने के बाद इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको अगर हम एक सिंगल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है, एडिशन या फिर क्या कहलाएगा, कंपोजिशन या फिर रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब जैसे मैंने लिखा 2 और 3 आपके पास अलग अलग वैल्यूज थे, अगर मैंने इनको क्या लिखा 2 + 3 यानी क्या आ गया 5। तो यानी ये दो पहले अलग अलग वेक्टर से, इंडिविजुअल अलग अलग वेक्टर से, इन दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया और एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, 2 आपका इधर लाई कर रहा था, 3 आपका इधर लाई कर रहा था, अगर हमने इनको क्या कर दिया, ये जो है 5 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको अगर हम एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमें क्या देगा, यानी कि क्या है वो उसका रिजल्टेंट या फिर कंपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट या कंपोजिशन का मतलब होता क्या है कि अगर आपके पास में 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर आप एक सिंगल वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें और वो सिंगल वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसका इफेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा जो अलग अलग है दोनों का जो आ रहा था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है वो, एडिशन या फिर कंपोजिशन या फिर रिजल्टेंट भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए बेटा, आपके पास में जो स्केलर क्वांटिटीज है उन स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटीज अगर आपके पास में कैसी है, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो उन वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन हम कैसे करेंगे। तो उनका एडिशन निकालने के लिए हमारे पास में यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जिसके लिए, यानी कि उनको उनका यूज जो हम करते हैं किसके लिए करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन करने के लिए ही हम इन लॉज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में मेनली 2 टाइप्स के लॉज हैं। आपके पास फर्स्ट आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड सेकंड आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है, दोनों हमने अलग अलग लाइन से रिप्रेजेंट किए, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो हमने एक थर्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या देगा, a + b, और ये a + b को हम क्या बोलते हैं, क्या है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। अब हमारे पास में ये क्या दे रहा है, रिजल्टेंट दे रहा है, लेकिन इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसको सिंपल लॉ ऑफ एडिशन से हम ऐसे इसको निकाल ही नहीं सकते। अगर आपसे, क्योंकि हम क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी के पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है,
साथ में क्या होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वो हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमने बता दिया भाई, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखा रहे हैं, लेकिन इनका आप रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में जो है क्या है, लाज है। ठीक है, जैसे देखिए हम सबसे पहले जो लाज पढ़ेंगे, आपके पास में जो आता है टू डिटरमाइन, यानी कि आपके पास में वेक्टर एडिशन को जब भी हम करते हैं तो आपके पास में यहाँ पे क्या 3 लाज हैं, देयर आर 3 लाज ऑफ वेक्टर एडिशन, देयर आर 3 laws of vector addition। जब भी आप वेक्टर्स क्वांटिटीज का एडिशन लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे 3 टाइप्स के एडिशन आते हैं। फर्स्ट आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सेकंड आता है हमारे पास में वेक्टर ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, एंड थर्ड आता है हमारे पास में पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। अभी हम इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इन तीनों वेक्टर्स का यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम किसके लिए यूज करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज जब 2 या 2 से अधिक जो है एक साथ लाई कर रही हैं उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन लाज का यूज करते हैं। तो हमारे पास में बेसिकली कितने लाज है, 3 लाज है। इन तीनों लाज क्या होते हैं, कैसे हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, कैसे हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आज जो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो मेन है, यानी कैसे आप इसका एडिशन निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। ध्यान से देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास कई बार एग्जाम्स के अंदर ये 5 मार्क्स के अंदर इसकी डेरिवेशंस वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, थ्योरी पूछी जाती है, साथ में इसकी डेरिवेशंस भी पूछी जाती है। देखिए बेटा हमारे पास में जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है वो क्या है, देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है। अगर आपके पास में 2 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है आपने अलग अलग साइड से रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे एक वेक्टर मेरे पास ये है, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन दोनों की, ये इधर जा रहा है ये इधर है, अलग अलग साइड से आपने क्या किया है, इनको रिप्रेजेंट कर रखा है, दोनों सेम ऑर्डर में। यानी कि सेम ऑर्डर का मतलब कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है सेकंड वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब फर्स्ट वेक्टर का जो हेड होता है वो सेकंड वेक्टर के टेल के साथ अगर कोइंसाइड कर रहा है यानी वो क्या है, इस तरह से आपके पास जैसे मैंने ए वेक्टर बोल दिया, बी वेक्टर बोल दिया, सी वेक्टर बोल दिया, डी वेक्टर, तो ये सारे वेक्टर किसके अंदर है, सेम ऑर्डर के अंदर है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले जब भी हम क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ले रहे हैं जिसके अंदर आपके पास में 2 अलग अलग वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, लेकिन ये ऑर्डर किस में है बेटा, सेम ऑर्डर के अंदर बताएंगे। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो हम किसके इक्वल बताएंगे, एक थर्ड साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो थर्ड साइड हमारे पास आएगी, ये थर्ड साइड जो होगी, इस थर्ड साइड का नेट रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के इक्वल मिलेगा, यानी R इज इक्वल टू A प्लस बी। आपने इनको ऐड करेंगे तो ये A और B का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा उसको हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, आपके पास में इसका जो रिजल्टेंट आएगा, डायरेक्शन जो होगी वो इन दोनों से अपोजिट होगी। तो ये क्या दे रहा है हमें, इसका नेट रिजल्टेंट दे रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब होता क्या है कि जब आपके पास में क्या है, 2 वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग है, ऑर्डर के अंदर भी कैसे हैं ये डिफरेंट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो हम एक सिंगल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो आएगा वो कैसा होगा, अपोजिट ऑर्डर के अंदर होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। अब इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम कैसे ड्राइव करेंगे, क्या निकालना हमें, देखिए यहाँ पे हम R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस बी, और इस दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हमने एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले मैं यहाँ से इसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, ये लिखा मैंने A वेक्टर, ये लिखा मैंने B वेक्टर, इधर से देखिए A वेक्टर B वेक्टर। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं, इनका नेट रिजल्टेंट R, A प्लस में B। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड का, यानी R का मैग्नीट्यूड निकालना है और साथ में डायरेक्शन। अब हमें क्या निकालना है, टू डिटरमाइन
मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इस आर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, हम जो है इसको नाम देंगे, मैंने लिखा है इसको पी क्यू एस। मैंने एस पॉइंट से सबसे पहले एक नॉर्मल डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, किसके ऊपर? इस लाइन पे। इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, क्या लिखेंगे? इसको हमने नाम दे दिया एन। एस एन इज नॉर्मल परपेंडिकुलर ऑन पी। ठीक है, पी क्यू के ऊपर डाल दिया, उस पॉइंट को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। अब आपके पास में ये आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए आपके पास में एक वेक्टर हमारे पास ये है, दूसरा वेक्टर ये है। अब मैंने क्या बताया था यहाँ से आपके पास में कि इसने जो एंगल बना रखा है यहाँ से, इसने एंगल ये कितना बनाया? थीटा एंगल लिया। आपके पास में जो आपने नॉर्मल डाला है, उस नॉर्मल ने यानी कि इसने आपने एक्सटेंड जो किया है, यहाँ से जो ट्राइंगल आई है, इस क्यू एन की वैल्यू क्या है और एस एन की वैल्यू है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल क्यू एन एस। कोस थीटा निकालो बेटा। कोस थीटा क्या आएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे? क्यू एन। हाइपोटेनस क्या है? क्यू एस। तो क्यू एन किसके इक्वल होगा आपके पास में? क्यू एस कोस थीटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले P से Q जो है A वेक्टर, Q से S B वेक्टर, P से S R वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? Q1 बराबर QS कोस थीटा। QS किसके इक्वल है? B, तो B कोस ऑफ थीटा। QN निकाल दिया। अब ऐसे आप क्या इसी ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा लीजिए। साइन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? SN। हाइपोटेनस क्या है? SQ। तो SN इज इक्वल टू SQ साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई? B साइन ऑफ थीटा। निकाल दी दोनों वैल्यू। आपके पास Q से N आ गया, S से N। अब हम बड़ी वाली ट्राइंगल जो बन गई है PNS, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो आप क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल PNS। तो बेटा क्या आ जाएगा? PQ का PN का स्क्वायर, ये PS का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, PN का स्क्वायर प्लस में NS का स्क्वायर। PS किसके इक्वल है? R का स्क्वायर है ये। PN किसके इक्वल है बेटा? यहाँ लिखो PQ प्लस में QN का स्क्वायर प्लस में NS का स्क्वायर। सबकी वैल्यू हमें पता है, हम इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो मैं ये मिटा रही हूँ। देखिए हमें इसका रिजल्टेंट निकालना, हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो देखिए यहाँ से हम सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। इसके अंदर जो भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर रखी है, वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए आपके पास में क्या है? पी क्यू की जगह क्या रखेंगे? ए वेक्टर प्लस में क्यू एन की जगह क्या रखेंगे? क्यू एन हमारा बी कोस थीटा है, तो बी कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस एन एस किसके इक्वल है? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और बेटा ये हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ एरो लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ये सब हमारे पास में किसमें चले आ रहे हैं? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये एरो नहीं देखना आपने, सिर्फ इसका साइन देखना, भाई वैल्यू क्या आ रही है? प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ये क्या होता है? 1। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। आर आ गई है आपके, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। और ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लगा कि इसका मतलब मॉडुलस की फॉर्म में वही देगा आपको। तो ये ध्यान रखना है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ एरो भी नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो हमारे पास में क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड दे रहा है, किसका? आर का। जहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल जो है वो कितना है बेटा? यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से। ठीक है, तो उसको आपके पास में जो एंगल आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में
2ab क्या लेंगे, ये cos ऑफ थीटा आ जाएगा हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो इस आर की डायरेक्शन देखो, रिजल्टेंट ने किसी एक वेक्टर के साथ एंगल जो बनाएगा वो क्या देगा, डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट हमारे ये वेक्टर है, इसके साथ मान लो अल्फा एंगल लिया, तो आपके पास में जो ट्राइंगल बन रही है, इन ट्राइंगल PNS, इस PNS में tan अल्फा ले लो आप। tan अल्फा आएगी, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, SN, बेस कितना है हमारे पास, PN। अब SN अपॉन में PN किसके इक्वल है बेटा, PQ प्लस में यहाँ से Q1। और ये क्वांटिटी डायरेक्शन के लिए तो एरो जरूर लगाना है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, डायरेक्शन। tan अल्फा क्या आ गया, SN। SN किसके इक्वल है, B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कोस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला आ गया। तो डायरेक्शन के लिए और हमने क्या निकाल दी, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। देखो एक बार फिर से मैंने, देखो मैग्नीट्यूड क्या, दो एक ट्राइंगल लाइन ऑफ एडिशन में क्या है, दो वेक्टर थे, दोनों का अलग अलग हम एक साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हमने क्या किया बेटा, एस पाइन से एक नॉर्मल डाला, किसके ऊपर, इस PQ लाइन के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये जो आपके पास सबसे पहले ये वैल्यू जो आई है और ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल से हमने क्या लिया, कोस थीटा लिया और साइन थीटा, दोनों चीज निकाल दी। निकालने के बाद फिर हमने क्या लिया, बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाला, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर लिख दिया। इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, सोल्व कर दिया, ये रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट का क्या है, ये मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या बताता है, कैसे निकालते हैं कि रिजल्टेंट ने आइदर ऑफ वेक्टर के साथ में जो एंगल बनाया है वो हमें क्या देगा, यानी कि डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे इस रिजल्टेंट ने इस वेक्टर के साथ में एंगल बना रखा है, तो ये क्या देगा, tan अल्फा। tan अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास में, SN परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बेस की वैल्यू किसके इक्वल है, यानी PN है, PN को हम क्या लिख सकते हैं, PQ प्लस में Q1। PQ की वैल्यू किसके इक्वल है, A वेक्टर के इक्वल। और Q1 किसके इक्वल है, ये हमने निकाला था B cos थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, A प्लस B cos थीटा आ जाएगा। तो tan अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B cos ऑफ थीटा। तो ये हमें क्या देगा, उसकी डायरेक्शन देगा। अब देखिए बेटा, इसके कुछ स्पेशल केस है। सबसे पहले फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, अगर आपके पास A और B, A एंड B आर लाइज इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल है। कल हमने बताया था पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, थीटा 0 होता है। तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं पैरेलल लाइन। जब पैरेलल मूव कर रहे हैं तो थीटा क्या हो गया, 0। तो आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB cos ऑफ 0 क्या होता है, 1। तो ये आ गया। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो ये इससे कैंसिल, क्या आ गया, R की वैल्यू A प्लस B आ गई। ठीक है, यानी नेट रिजल्टेंट जो होगा वो क्या लगेगा, जिधर दोनों मूव कर रहे थे उधर ही नेट रिजल्टेंट आएगा। सेकेंड केस लिखेंगे, अगर A एंड B, इफ A एंड B आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस केस में नेट रिजल्टेंट क्या आएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे तो आपके पास में थीटा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री होगा। तो उस केस में हमारे पास में रिजल्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा क्या हो गया, 180। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ 180 एंड cos 180 क्या होता है, -1। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर, इसका रूट। तो ये कैंसिल, क्या आ गया, A माइनस B। तो R की वैल्यू क्या आई, A माइनस B। तो यानी जब दो वेक्टर का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी A वेक्टर इधर जा रहा है, B वेक्टर इधर जा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट किस वेक्टर की तरफ होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लो A 15 है, B कितना है, 5 है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, लाई करेगा इस 15 की साइड लाई करेगा। ठीक है,
और थर्ड केस आता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मीन्स आपके पास में ए वेक्टर जो है वो किस साइड मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की साइड, और बी वेक्टर है वो वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, बी वेक्टर है। एंगल क्या आ गया इनके बीच में 90, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आएगा बेटा इस केस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 क्या होता है 0। तो इस केस में हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू। कैसी होगी वैल्यू, मैक्सिमम। और डायरेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ 90 अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ 90। तो ये हमारे पास b अपॉन ए हो जाएगा। ये रिजल्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन वगैरह लेने के लिए हम यही यूज करते हैं ज़्यादातर।